everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel, जहां पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सामने बेसिकली सेक्शन 6A से रिलेटेड बात आई थी. कहाँ के, कौन से सेक्शन 6A? सिटीजनशिप के एक्ट से रिलेटेड बात आई थी कि क्या सेक्शन 6A एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन है. उससे रिलेटेड क्या आया था, उससे रिलेटेड इशू आया था, केस आया था. ठीक है, बट कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, उसकी अपहेल्ड कर दिया वैलिडिटी, और वो भी कौन से मेजर रेशो से, 4:1 के रेशो से. ठीक है, असम समझौते पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सिटीजनशिप एक्ट सेक्शन 6A. ठीक है, और उसी वो जो सेक्शन है वो किससे रिलेटेड है, असम समझौते से रिलेटेड, असम अकॉर्ड से रिलेटेड है. तो आइए जानते हैं बेसिकली क्या हुआ इस केस में. सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, 5-judge bench upholds constitutionality in a 4:1 majority. सेक्शन 6 सिटीजनशिप एक्ट का क्या कर दिया गया है, अपहोल्ड कर दिया गया है, उसकी वैलिडिटी सही बताई गई है. और उसी के साथ साथ ये 5 जज की बेंच बैठी थी जिसमें से एक जज ने डिसेंट किया है और 4 जजेस ने मेजॉरिटी में जजमेंट दिया है. ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लीड कर रहे थे इसमें. तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ said when the 5-judge constitution bench led by him assembled to pronounce the decision on the validity of section 6 of the citizenship act. ठीक है, और 5 जज बेंच की किस बेसिस पे बैठी थी, सिटीजनशिप एक्ट के बेसिस पे सेक्शन 6 को डिसाइड करने के लिए बैठी थी. Today's gathering lasted a little over an hour as CJ Chandrachud, Justice Kant and Justice Pardiwala read out their respective opinions. 4 judges were on the same page holding that section 6A is constitutional. ठीक है, 4 जजेस ने ये बोला कि सेक्शन 6 जो है वो पूरी तरीके से सिटीजनशिप एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल है. बट Justice Pardiwala, the sole dissenter, held that provision was unconstitutional and clarified that it had a prospective effect. ठीक है, जो एक जज थे जो कि डिसेंट कर रहे थे 4:1 में, जो एक जज थे वो कौन थे, जस्टिस JB पर्दीवाला. और उनने क्या बोला कि जो सेक्शन 6A है सिटीजनशिप का वो क्या है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन है. और उसी के बाद उन्होंने ये भी बताया कि उस सेक्शन के क्या है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है. ठीक है, Section 6A was inserted to give statutory recognition to the Assam Accord 1985, an agreement between the union government, the All Assam State Students Union and the All Assam Gana Sangram Parishad. क्या था, जो सेक्शन 6A है वो कब इंसर्ट हुआ था, असम अकॉर्ड से इंसर्ट हुआ था 1985 में, जो कि एक अग्रीमेंट था असम अकॉर्ड क्या, यूनियन गवर्नमेंट के बीच में और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच में. बेसिकली वो क्या बोलता है सेक्शन 6A, वो सिटीजनशिप ग्रांट करता है किसको, जितने भी इमाइग्रेंट्स हैं जो कि असम आए हैं, कहां से, बांग्लादेश से 1 जनवरी 1966 के पहले. ठीक है, सेक्शन 6 में क्या बताया गया है कि जितने भी लोग बांग्लादेश से आए हैं असम में 1966 1 जनवरी से रिलेटेड, उनको क्या देता है, सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है. ठीक है, ये चीज किसमें बोली गई, सेक्शन 6 से सब क्लॉज 2 में. फर्दर इट स्टेट्स दैट immigrants who entered Assam between 1st January 1966 and 24th March 1971 were considered Indian citizens without voting privileges for 10 years. ठीक है, क्या बोला गया है कि जो लोग, उसका दूसरा क्लॉज क्या बोलता है, जो लोग 1 जनवरी 1966 से लेके 24 मार्च 1971 के बीच में आए हैं, उन लोगों को क्या, उन लोगों को भी सिटीजनशिप दी जाएगी, जिसमें लेकिन 10 साल तक उन्हें स्टार्टिंग में कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलेगा. ये चीज दूसरा क्लॉज बोलता है. ठीक है, तो कौन सी चीजें हो गई सेक्शन 6 में, सबसे पहली चीज हो गई क्या, 1 जनवरी 1966 से जो पहले आए उनको क्या मिलेगी, सिटीजनशिप मिलेगी. ठीक है, कहां से आए, बांग्लादेश से, असम में. दूसरा क्या बोला है, 1 जनवरी 1966 से लेके 25 मार्च तक, 25 मार्च कौन सा ईयर, सेकेंड, हाँ 25 मार्च 24 मार्च 1971, 24 मार्च 1971 में जो भी लोग आए हैं उनको क्या मिलेगी,
उनको भी सिटीजनशिप मिलेगी, बट 10 साल तक वो कोई भी उनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीजें बोली गई है दो पार्ट में, किसके, सेक्शन 6A सिटीजनशिप के। ठीक है, अब जो तीसरा पार्ट है वो क्या बोलता है सेक्शन 6A का, तीसरा पार्ट ये बोलता है कि जो भी लोग अगर वो मार्च के बाद आए, मतलब 24 मार्च 19 उसके बाद आए हैं, तो उस टाइम पे क्या 24 मार्च 1970 के बाद जितने भी लोग आए हैं उनको क्या कंसिडर किया जाएगा, इलीगल इमाइग्रेंट्स कंसिडर किया जाएगा, इमाइग्रेंट कंसिडर किया जाएगा, ये चीज बोली गई है। ठीक है, तो अब क्या हुआ था, इसी पे केस उठा था। अब पिटिशनर ने क्या लगाया था, पिटिशनर हैड आर्ग्यूड दैट सेक्शन 6A फैसिलिटेट mass immigration in Assam given that there is no end date to when the provision ceased to exist. Further, the mechanism in place were not strong enough to verify if a person or their parents or their grandparents immigrated to Assam before the dates mentioned in the provision. Petitioner का ये कहना था कि ये सेक्शन काफी जो डेट्स के वजह से क्या है, काफी इमाइग्रेंट में बहुत दिक्कत पहुंचा रहा है कि किसके ग्रैंड पेरेंट्स को कंसिडर किया जाएगा सिटीजनशिप, किसके पेरेंट्स को किया जाएगा, ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। Resultantly, they argue that mass immigration took place affecting Assam. Sorry. हाँ. Affecting Assam demographic and culture, violating their कल्चर राइट्स अंडर आर्टिकल 29। और उसी के साथ उन्होंने क्या बोला कि इसी वजह से जो आर्टिकल 29 के कल्चर राइट्स भी काफी वायलेट होते हैं। लास्टली दे आर्ग्यू दैट द प्रोविजन वायलेट्स आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सिंगलिंग आउट असम फ्रॉम अदर ईस्ट। और उसकी बाद उनके दूसरा ये आर्ग्यू था कि असम को इस तरीके से कि कितने लोग आएंगे, किस तरीके से उसका प्रोविजन है वो क्या कर रहा है, वो आर्टिकल 14 भी वायलेट कर रहा है, क्योंकि असम को वो दूसरी स्टेट्स में ला रहा है, तो इक्वालिटी भी क्या हो रही है, वायलेट हो रही है। The union had argued that it was empowered to make special laws on citizenship under Article 11। और जो दूसरी पार्टी थी यूनियन, उनने ये बोला कि उनके पास पूरी तरीके से अधिकार है क्या, कि वो स्पेशल लॉज बना सकते हैं सिटीजनशिप में अंडर आर्टिकल 11। Other respondent had also submitted that Assam has always been multilingual and multicultural. Therefore, the petitioner could not claim cultural exclusivity. They also want that declaring Section 6A unconstitutional would make every citizen within its stateless. ठीक है, और क्या बोला यूनियन ने और रिस्पोंडेंट ने कि असम को हमेशा क्या मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल माना है, और उसी के साथ जिस तरीके से वो ये बोल रहे हैं कि सेक्शन 6A अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो चीज क्या कहीं से कहीं तक सही नहीं है। फिर उसके साथ सीजे चंद्रचूड़ ने क्या क्या चीजें बोली इस जजमेंट में। मेयर प्रेजेंस ऑफ अनदर एथनिक ग्रुप डज नॉट वायलेट आर्टिकल 29। सबसे बड़ी चीज उन्होंने ये बोली कि सिर्फ अगर अनदर एथनिक ग्रुप के प्रेजेंस है तो उसका मतलब ये नहीं है क्या हो रहा है, आर्टिकल 29 वायलेट हो रहा है, ये चीज सीजीआई ने बोली। डीवाई चंद्रचूड़ बिगिन बाय आइडेंटिफाइंग की इश्यूज इन द केस, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन आर्टिकल 6 एंड आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो प्रोविजन है ये प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, एक कट ऑफ डेट, और वो कट ऑफ डेट किससे रिलेटेड, कि आपको सिटीजनशिप दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है। और उन पर्सन को सिटीजनशिप डिसाइड होती है जो पर्सन इंडिया में एंटर हुए, कहां से, पाकिस्तान में, और जो माइग्रेट हुए हैं कहां से, इंडिया से पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो सीजीआई ने क्या ये बोला कि सिर्फ एक एथनिक ग्रुप की वजह से आप ये नहीं बोल सकते हो कि आर्टिकल 29 आपका क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है, ये चीज उन्होंने बोली। The petition argued that Section 6A violated this provision as they also applied to Bangladesh, which was part of Pakistan when the constitution was enacted. Petitioner का ये भी कहना था कि जो Section A है वो क्या, वो provision violate कर रहा है, क्योंकि वो क्या करता है, वो बांग्लादेश पे भी अप्लाई होता है, जो कि क्या था, पाकिस्तान का पार्ट था जब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था। However, the chief held that Section 6A does not amend the Constitution, as Article 6 and 7 only address citizenship of people on the date of the Constitution commencement 26 January 1950. Since Section 6A does not grant citizenship those who entered after March 1971, the provision had become redundant for those who migrated post 97. ठीक है, और उसी के साथ मेन इशू ये था कि अगर जिन लोगों को 24 मार्च 1971 के बाद अगर नहीं मिल रही थी सिटीजनशिप, उनके लिए ये एक इशू बन गया था, बट वैसे ये सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे चैलेंज नहीं था। Chandrachud then explained that Section 6A was introduced to handle the influx of migrants who had already entered India and those who were expected to enter the country.
सीजीआई ने ये बोला कि सेक्शन 6A का जो मेन एम था वो यही था कि जो लोग उसमें एंटर हो रहे थे उस टाइम पे, जो माइग्रेशन हो रहा था, माइग्रेंट्स आ रहे थे, और उसी के साथ साथ जो उसके बाद आने वाले थे, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या था, उससे रिलेटेड यहाँ मैटर था। He characterized the Assam Accord as a political solution and Section 6A as a legislative solution, balancing humanitarian concerns for migrants of Indian origin with the economic and cultural impact of such migration on Indian states. The cutoff date of 24th March 1971 was rational, he said, as it distinguished migrants of partition from those entering after Pakistan initiated Operation Searchlight on 21st March 1971. Those who entered afterward termed as migrants of war and therefore illegal. ठीक है, उसी के साथ उन्हें असम अकॉर्ड का भी बताया कि वो एक पॉलिटिकल क्या है, सोल्यूशन है, एंड सेक्शन 6A क्या है, एक लेजिस्लेटिव सोल्यूशन है। आप सेक्शन 6A और असम अकॉर्ड को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, दोनों चीज क्या है, दोनों चीज पूरी तरीके से अलग है। ठीक है, और सीजीआई ने यह भी कंक्लूड किया कि जो माइग्रेशन है सेक्शन 6A में वो कहीं से कहीं तक आर्टिकल 355 कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट नहीं करता है। ये प्रोविजन क्या ऑब्लिगेट करता है यूनियन को कि वो प्रोटेक्ट करे स्टेट्स को, किससे, एक्सटर्नल एग्रेशन से एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस से। कौन सा आर्टिकल बोलता है ये, आर्टिकल 355। पिटिशन ने ये भी बोला कि जो मास इन्फ्लुएंस है किसका, इमाइग्रेंट का, जो कि प्लेस्ड किया है यूनियन पे बर्डन, बट सीजीआई ने क्या किया, सीजीआई ने कॉशन किया उस इंटरप्रिटेशन के अगेंस्ट, और उसी के साथ उन्होंने ये बोला कि ये जो प्रोविजन है वो क्या है, लोकेटेड है कहां पर, पार्ट 18 कॉन्स्टिट्यूशन के, जहां पर इमरजेंसी पावर से डील करता है। ठीक है, पिटिशन ने ये बोला था कि सेक्शन 6 से आर्टिकल 355 को भी क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, बट कोर्ट ने क्या, वो सीजीआई ने क्या बोला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो कहीं से कहीं तक वायलेट नहीं कर रहा है, ये चीज सीजीआई ने क्लियरली बोली। ठीक है, सीजीआई चंद्रचूड़ रिजेक्टेड द पिटिशनर क्लेम अंडर आर्टिकल 929 व्हिच, उसी के साथ उनने जो बोला था कि आर्टिकल 29 को वायलेट कर रहा है, वो भी सीजीआई ने बोल दिया कि कहीं से कहीं तक आर्टिकल 29 को वो चीज वायलेट नहीं कर रही है। Finally, he addressed concerns about the lack of a registration process for citizenship under 6A, which pertains to migrants who entered before 1st January 1966. He clarified that registration is not a de facto method for acquiring citizenship in India, comparing it to Section 3 and 4 of the Citizenship Act, which ran citizenship by birth or descent without requiring registration. ठीक है, वहां पर यह भी बोला गया था कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सिटीजनशिप के लिए, बट कोर्ट ने यह बोला कि ऐसा कुछ भी इतना वो बड़ा इशू नहीं है वो, क्योंकि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अगर हिसाब से कंपेयर करें तो वहां पे ऑटोमेटिकली बर्थ से ही क्या मिल जाती है, सिटीजनशिप मिल जाती है। Therefore, सेक्शन 6A could not be struck down simply because it did not mandate a registration process. ठीक है, और ये बोल रहे थे कि उसको हटा दिया जाए क्लॉज को, तो उन्होंने बोला कि वो क्लॉज नहीं हटाया जा सकता है जस्ट बिकॉज उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है, इस वजह से आप ये नहीं बोल सकते कि उसको हटा दिया जाए। ठीक है, जस्टिस खान ने क्या किया, फ्रेटर्निटी के बारे में बताया कि उन्होंने ये डिसमिस किया क्योंकि उन्होंने अलग जजमेंट दिया था अपना। ठीक है, कि रिस्पोंडेंट मेंटेबिलिटी है पिटीशन के, और उसी के साथ उन्हें ये भी बोला कि जो रेशनल है किस चीज़ का, कॉन्स्टिट्यूशनली सेक्शन 6A के बढ़ाने का सिटीजनशिप एक्ट का, वो पूरी तरीके से अलग है। और उसी के साथ जस्टिस कांत ने भी क्या किया, आउटलाइन किए कोर इश्यूज स्टेक पे। दिस इंक्लूडेड ये उन्होंने ये बताया कि जो सेक्शन 6A वायलेटेड द राइट टू वोट अंडर आर्टिकल 326 राइट टू लाइफ। ये चीज़ किसकी कहनी थी, ये चीज़ कहनी थी पिटिशनर की, कि जो सेक्शन 6A है वो क्या कर रहा है, आर्टिकल 21 भी वायलेट कर रहा है, आर्टिकल 326 भी वायलेट कर रहा है। जस्टिस कांत ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया पहली बात तो पिटिशनर के इंटरप्रिटेशन को, फ्रैटर्निटी को, और ने ये बोला कि जो पिटिशनर एडवोकेट है वो क्या है, रिस्ट्रिक्टिव नेचर के, कि वो फ्रैटर्निटी को खुद के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं, नेबर्स अपने मानते हुए कंसिडर कर रहे हैं। उसी के साथ जस्टिस कांत ने ये भी बोला कि आप सेक्शन 6A और आर्टिकल 21 का कोई भी कंपेरिजन नहीं है, आप उसको दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर उनने उसी के बारे में बताया, और उसी के बाद उन्होंने ये बोला कि कहीं से कहीं तक 6A वायलेट नहीं कर रहा है किसको, आर्टिकल 14 को। और उसी के साथ उन्होंने ये बोला कि असम की क्या अलग स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल की तरह, मेघालय और त्रिपुरा की तरह, और वो कोई डिफरेंट स्टेट नहीं बोला जाएगा कि जहाँ बोलो कि उस स्टेट के साथ गलत हो रहा है, ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। ठीक है, और उसके साथ उन्होंने क्या किया, प्रोविजन भी जो थे वो भी क्या कर दिए, डिसमिस कर दिए, जो भी पिटिशंस थी। और उन्हें कुछ डायरेक्शन दी कि सेक्शन 6A जो है वो क्या है, रिडेंटेंट है इमाइग्रेंट्स के लिए जो एंटर हुए हैं 25 मार्च 1971 के लिए, जो कि इलीगल है, और उनको क्या करना चाहिए, डिपोर्ट करना चाहिए। और जो प्रोविजन है इमाइग्रेंट्स एक्ट का वो क्या रहे, वो हमेशा रीड किया जाए किससे, सेक्शन 6A सिटीजनशिप एक्ट के, ताकि इलीगल इमाइग्रेंट्स को क्या कर सके, इलीगल इमाइग्रेंट्स को डिटेक्ट कर सके। ठीक है, स्टैट्यूटरी मशीनरी और जो फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स है वो इनएडिक्वेट है,
कोई प्रपोर्शनेट नहीं है कि वो रिक्वायरमेंट कर सके जो टाइम बाउंड इफेक्ट दिया गया है लेजिस्लेटिव ऑब्जेक्ट को सेक्शन 6A के, ये भी उनने बोला। और जो इम्प्लीमेंटेशन है किसकी, इमाइग्रेशन की और सिटीजनशिप लेजिस्लेशन की, वो भी क्या मॉनिटर की जाएगी किसकी तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और जो जस्टिस परदीवाला है जिन्हें डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था, उन्होंने ये बोला कि जो सेक्शन 6 है वो इंसेंटाइज करता है माइग्रेंट को कि वो कंटिन्यू क्या रहे, इलेक्टोरल रोल्स पे रहे इनडेफिनाइट पीरियड की। ये चीज जस्टिस परदीवाला का कहना था। जस्टिस परदीवाला ने ये भी बोला कि उनका जो डिस्टेंट ओपिनियन क्यों है, तो उन्होंने ये बताया, माई लाइन ऑफ रीजनिंग प्रोसीड्स ऑन द फूटिंग दैट अ पीस ऑफ लेजिस्लेशन may be valid at the time of enactment, but there could be a provision which by effects of time may become temporarily unreasonable. That is how I have proceeded to express my views, he said. Justice Pardiwala dissent mainly deals with section 6A3, which deals with citizenship for those who entered between 1st January 1966 and 24th March 1971. ठीक है, उनने क्या सिर्फ मेनली सेक्शन 6A सब क्लॉज 3 से बोला, जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो लोग 1 जनवरी 1966 से आए हैं और 24 मार्च 1971 से आए हैं, बट आफ्टर दैट आप जिनको बोल रहे हैं इलीगल इमाइग्रेंट, वो चीज क्या, वो चीज सही नहीं है, इसलिए सेक्शन 6A उनके हिसाब से क्या था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ठीक है, उसी के साथ उन्होंने कंसर्न भी दिखाई सेक्शन 6A, और उन्होंने ये भी बोला कि जो सेक्शन 6 है वो दो डिस्टिंक्ट कैटेगरी क्रिएट करता है। ठीक है, पहली जो एक 1 जनवरी 1966 से आए, और दूसरी जो लोग किस में आए, 1 जनवरी 96 से 1971 24 मार्च के बीच में आए वो। ठीक है, फिर उन्होंने ये बोला कि जो कट ऑफ डेट है वो क्या हुई थी, वो इसलिए एड्रेस हुई थी कि रॉन्गफुल इंक्लूजन नहीं हो जाए इमाइग्रेंट्स के इलेक्टोरल रोल में इलेक्शन के। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि जो एक्सरसाइज है वो इफेक्टिव होगी कब से, जब इमाइग्रेंट्स 1966 से 71 में आएंगे, बट उसके बाद किस तरीके से होना है, कैसे होना है, वो प्रोसेस कैरिड आउट नहीं हुआ, ऐसा जस्टिस परदीवाला का कहना था। ठीक है, उसी के साथ जस्टिस परदीवाला ने यह भी हाईलाइट किया कि जो एब्सेंस है किस चीज का, इंडिविजुअल्स जो एंटर हुए 1966 से लेकर 1971 में, और जिनने क्या किया है, अपने आप को फॉरेनर डिक्लेयर कर लिया है सिटीजनशिप रजिस्टर कराने के लिए, उससे रिलेटेड भी उनने वो चीज बोली कि वो चीज की बहुत एब्सेंस है। ठीक है, उसी के साथ उन्होंने ये भी बोला कि फॉरेनर्स को आप डिटेक्ट नहीं कर पाते हो, इलीगल इमाइग्रेंट्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ये सबसे बड़ा क्या, सबसे बड़ा मेन इशू बनता जा रहा है। और उन्हें क्लियरली बोला कि जो बेनिफिट्स हैं सेक्शन 6A में वो भी क्या प्रॉपरली अवेल नहीं किए जा पा रहे हैं, और इसीलिए उनको लगता है क्या कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जस्टिस परदीवाला डिक्लेयर सेक्शन 6A सब क्लॉज 3 अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ही क्लैरिफाइड दिस रूलिंग वुड नीदर अफेक्ट इमाइग्रेंट्स हु अराइव्ड बिफोर 1 जनवरी 96 नॉर दोज हु वर डिटेक्टेड एज फॉरेनर्स बिटवीन 96 से 97 एंड सब्सिक्वेंटली ग्रांटेड सिटीजनशिप। और उन्हें ये भी बोला कि मैं बोल रहा हूं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट इससे कोई भी लेना देना नहीं है, जो लोग 1 जनवरी से पहले आए हैं या 1 जनवरी से 24 मार्च के बीच में आए, उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, उसी के साथ उन्होंने ये बोला कि जो भी है वो जो फॉरेवर्स के बेसिस पे आइडेंटिफाइड हुए, अब उनको इलीगल माइग्रेंट्स मानना चाहिए, ये चीज जस्टिस परदीवाला का कहना था। ठीक है, सो जो बोला गया था कि सेक्शन 6 गलत है सिटीजनशिप का एक्ट, उसमें इलीगल इमाइग्रेंट्स की सही से क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है, तो वो चीज को क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बोल रहे थे उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया है 4:1 की मेजोरिटी की सुप्रीम कोर्ट ने, और जस्टिस परदीवाला ने उसको क्या किया है, डिसेंट किया है। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। आपका क्या मानना है इस सेक्शन के बारे में, क्या ये सही डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, थैंक यू।